हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में, जो कि ये 7 क्लास की जो चैप्टर है 9 चैप्टर है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इस चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? तो क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। हम लोग 8 चैप्टर कर चुके हैं और ये 9 चैप्टर है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। क्या है? परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल या उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। मतलब जैसे कि तमिल बोलते हैं तो लगता है कि हम लोगों को तमिलनाडु में ये रहने वाले व्यक्ति है, और उड़िया बोलता है तो लगता है कि हम लोग उड़ीसा में रहने वाले व्यक्ति है, ठीक है ना। इससे पता चलता है, ठीक है। इस तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को एक खास किस्म के भोजन और वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। क्या करते हैं? चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभिन्न सीमाओं के बनने के समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती है। क्या करती है? समय के साथ साथ बदलती है। और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। क्या है? सच ये भी है कि आज भी क्या कर रही है? तो बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृति जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य विभिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप लिया है। क्या है? एक नया रूप लिया है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है चेर और मलयालम भाषा का विकास। क्या है? चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंत संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। मुहद्दपुरम का चेर राजा प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। क्या है? आज का वो केरल राज्य का एक हिस्सा है, और 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। कौन सा भाषा? तो मलयालम भाषा, ठीक है ना। किस इलाके में बोली जाती थी? तो ये केरल में जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। क्या है? मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग कहाँ पर मिलता है? तो ये अभिलेखों में मिलता है, ठीक है ना। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरण में से एक है। क्या है? तो सबसे पहले उदाहरण में से एक है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मलयालम में जो भाषा है वो भाषा कौन है? साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है। कौन सा मंदिर? तो रंगमंच मंदिर संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित था, और मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है।
कौन सा शताब्दी की? तो 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। और प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। क्या है? प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषय है और मणिपर्वालम शैली में लिखा गया है। किसमें? तो मणिपर्वालम में शैली में क्या किया गया है? तो लिखा गया है। मणिपर्वालम का शाब्दिक अर्थ है कि हीरा और मूंगा। क्या है दोस्तों? तो हीरा और मूंगा है, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की जाने की और संकेत करता है। नेक्स्ट है शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय। क्या है? जगन्नाथी संप्रदाय अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है कि पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। क्या है? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। क्या है? विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ का काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। क्या थे? तो एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। क्या चीज़ का? तो विष्णु का रूप मान लिया गया। ठीक है ना। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में, कितना में दोस्तों? तो 1230 में राजा अंगभीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि घोषित किया। क्या की? तो प्रतिनिधि घोषित कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट है जियो। इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया। क्या होता गया? कि तीर्थ स्थल के केंद्र में इसको महत्व प्राप्त होते गया और सामाजिक आर्थिक और मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे बस यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। क्या करते थे? जब मंदिर को नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा तो स्थानीय जनता के उसका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। नेक्स्ट है राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उन क्षेत्रों को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है और राजपूताना कहते थे। क्या कहते थे? तो राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। क्या करते थे? राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। मतलब ये बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे, मतलब ऐसे अनेक भी जाति वहाँ पर रहते थे और आज भी है। मतलब जो आज भी है, जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। क्या करते हैं? वहाँ पर अन्य लोग भी रहते हैं। ठीक है ना। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान किया कि
ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों का राजपूत राजाओं का शासन रहा। क्या हुआ? तो विभिन्न परिवार का राजपूत राजाओं का शासन रहा और पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा ही शासक था। कौन? तो पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय के संजोए रखते थे और जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया। क्या किया? मृत्यु का वरण किया, मगर पीठ नहीं दिखाए। मतलब मृत्यु का वरण किया, लेकिन वो क्या क्या? पीठ नहीं दिखाए। और राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्य एवं गीतों में सुरक्षित है। क्या है? गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जानों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे? प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी उन कहानियों से आकर्षित थे। मतलब जो साधारण लोग थे वो लोग भी उस कहानियों से आकर्षित थे। और इन कहानियों के अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम और शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संयोगों का चित्रण होता था। क्या होता था? चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? तो जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। तो कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। मतलब जीवन मरण दोनों ने क्या करती थी? अनुसरण करती थी। जैसे सती प्रथा, यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतकों पतियों के साथ क्या करना पड़ता था? उसी के चिता में जलना पड़ता था। ठीक है ना? चिता पर जिंदा जलाने का प्रथा का भी कुछ कहानियाँ में उल्लेख पाया जाता है। मतलब जैसे कि एक पति मर जाता है तो उसका बीवी भी क्या करते थे? तो उन्हीं को चिता में जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है ना? इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। मतलब ये शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर क्या करना पड़ता था? कि आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना पड़ता था। ठीक है ना? और फिर नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। ये कथक नृत्य की कहानी, चलिए देखते हैं कथक नृत्य की कहानी कैसा है। यदि शूरवीरता के परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है और कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। ये कथक जो शब्द है वो कहाँ से निकला है दोस्तों? तो ये निकला है कथक शब्द कथा से निकला है और शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में शक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा और राधा कृष्णा के पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रसलीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो जिन्हें रसलीला कहा जाता था। ठीक है ना? और ये रसलीला में लोक नृत्य के साथ कथक
कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। नेक्स्ट है मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार के प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराएं अर्थात घरानों में फूला फला राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में एक लखनऊ में और अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। क्या है? राजस्थान जयपुर के राज दरबार में और लखनऊ में अवध में अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। कहाँ? तो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी क्या हो गया? तो पक्के तौर पर स्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा नेक्स्ट है द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। क्या करने लगा? जोर दिए जाने लगा। नेक्स्ट है अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। क्या नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा। क्या हुआ? फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पर देखिए अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, जो अभी शास्त्रीय माना जाता है वो कौन कौन सा है? तो भारतीय नाट्यम जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में इसे किया जाता है। और फिर कथकली ये केरल में, और उड़ीसी ये उड़ीसा में, और कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में, और मणिपुरी ये मणिपुर में। ठीक है ना। नेक्स्ट है संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। क्या है? संरक्षकों के लिए चित्रकला और लघु चित्रों का परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई। कई रीतियों से क्या हुई? तो विकसित हुई। वह थी लघु चित्रों की परंपरा। क्या थी वह? लघु चित्रों की परंपरा। और लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे आकार के चित्र होते हैं। ठीक है ना। जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। मतलब क्या? तो जल रंगों और कपड़ों के चित्रित किया जाता है। और प्राचीनतम लघु चित्र ताड़पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। किस में? तो ताड़पत्र लकड़ियों की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। और इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने नृत्य कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों के पांडुलिपियां चित्रित करते थे। क्या करते थे? पांडुलिपियां चित्रित करते थे। और पांडुलिपियां आमतौर पर
चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। क्या की जाती थी? चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे और अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। क्या किया जाता था? इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जानों द्वारा ही देखे जा सकते थे। क्या किया जा सकते थे? तो जानों द्वारा ही देखे जा सकते थे। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। क्या किए? तो मुगल साम्राज्य के जो पतन के साथ क्या किया? अनेक चित्रकार मुगल दरबार को छोड़ करके और नए उभरने वाले राज्यों के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक और रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों के प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा। क्या क्या? सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर और बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का। क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का। ठीक है ना? आप देख सकते हैं इस चित्र को। इलाका 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इन क्षेत्र में लघु चित्रकला के एक साहसपूर्ण एवं भावप्रमाण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहाली शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता था? बसोहाली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्र को कई वह थी जो भानुदत्त की रसमंजरी 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणामस्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन करें। क्या किए? पलायन कर गए। ये चित्र आप लोग देख रहे हैं। उन्हें वहाँ जाते ही आश्चर्यदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कागंडा शैली विकसित हुई और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कागंडा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली। क्या कर ली? एक नई शैली विकसित कर ली और जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। क्या कि? एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। क्या थी? वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कागंडा शैली की विशेषता थी। क्या थी? तो ये नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग। ठीक है ना? नेक्स्ट है, स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों और कपड़ों और फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। क्या करते थे? स्त्री पुरुष भी बर्तनों और दीवारों, कपड़ों और फर्श आदि पर अपना कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। क्या करते थे? कुछ ही बच पाते थे दोस्तों। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में वसाधुनी पूर्वक रखे जाते थे और जिससे वे
सदियों तक सुरक्षित रहे, जिससे वे क्या करें, सदियों तक सुरक्षित रहे। अब चलते हैं बंगाल, नज़दीक से एक नज़र। बंगाल को नज़दीक से एक नज़र देखते हैं। चलिए, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। क्या हुआ दोस्तों, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। मतलब जहाँ पर जैसा बोली वैसा भाषा जो बोलते हैं ना, वही तरह का है कि निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसीलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी बंगाल ही बोलते हैं, मतलब बांग्ला ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। किस चीज़ से, तो संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। कौन सा भाषा, तो ये बंगाली भाषा, ठीक है ना। प्रारंभ ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्रवादी के मध्य भाग से संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। क्या होगा, संस्कृत के प्रभाव बढ़ता गया होगा। और चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। कौन, तो गुप्त वंश बंगाल के अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू किया। क्या किया, तो ब्राह्मणों को बसाना शुरू किया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी की भाषाएं तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। क्या हो गए, सांस्कृतिक भाषाएं अधिक प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हन सेंग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी में से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। कौन सा शासक, तो ये पाल शासक। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल का सुल्तानों का शासन रहा। किसका, तो बंगाल का सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया। कब, तो 1586 में। किसने, तो अकबर ने जीत लिया, तो उससे सूबा माना जाने लगा। क्या माना जाने लगा, तो सूबा माना जाने लगा। इस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी। क्या थी, उस वक्त प्रशासन की भाषा थी वो फारसी थी दोस्तों। लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। मतलब ये बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में क्या हो रही थी, विकसित हो रही थी। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, तो वस्तुत 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के दौर द्वारा एकबद्ध हो गया। क्या, तो भाषा साहित्य के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्य भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग का बोलचाल की भाषा थी, जिससे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। जिससे अब क्या कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो
जनजातीय भाषाओं और फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक शस्त्रों से इससे प्राप्त हुआ है। आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। बंगाल की प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत और महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शताब्दी शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मंगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। क्या है? तो देवी देवताओं से संबंधित है। और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय, वैष्णवीय और आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जनजातियाँ आदि शामिल हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? तो दूसरी श्रेणी में नाच साहित्य शामिल है। क्या है दूसरी श्रेणी में? नाच साहित्य शामिल है दोस्तों, नाच साहित्य शामिल है। जैसे मैनामती और गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ और परिकथाएँ और लोक कथाएँ और पहली श्रेणी से ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर नाथ लोग सन्यासी होते हैं जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने का किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। और धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है। क्या है? धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है जिसकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। क्या की जाती है? एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है क्योंकि ऐसे आंकड़े पांडुलिपियाँ पाई जाती है, मतलब ऐसे आंकड़े में पांडुलिपियाँ में पाई जाती हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि इनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती है, इसीलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। उसका काल सही निर्णय नहीं किया जा सकता है। और एक ख़ास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। क्या था? ब्राह्मणों का अपेक्षाकृत कम था दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों पीर और मंदिर। अब ये पीर और मंदिर से क्या तात्पर्य है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल में जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। क्या हुआ था? 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल को छोड़ करके वो पूर्वी बंगाल की जंगल और दलदली में इलाकों में क्या करना, आना शुरू कर दिए थे। और जियो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, क्या किए? पूर्व की ओर बढ़ते गए। वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सैन्य स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे,
स्थानांतरित खेती करने वाले लोग क्या थे दोस्तों? तो जनजातीय थे। किसानों के नए समुदायों में मिल गए, मतलब किसानों के नए समुदायों में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। इन्हीं दिनों में क्या हुआ? बंगाल में नियंत्रण, मुगलों का नियंत्रण, किसका नियंत्रण दोस्तों? तो मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित किया। ढाका नगर जो वर्तमान कहाँ है दोस्तों? तो बंगाल की राजधानी है ये ढाका, ठीक है ना, बंगाल की राजधानी है, स्थापित हो गया। और अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे। क्या करते थे? कर्मचारी और अधिकारी लोग, उन लोग भूमि को प्राप्त करके अक्सर वो लोग क्या करते थे? मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। क्या करती थी? केंद्रों के रूप में, धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन स्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। क्या करते थे? कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान किए। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। क्या करते थे? भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। क्या है? अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक, क्या है? संत या सूफी या अन्य धार्मिक महानुभाव, साहित्य, उपनिवेशी देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। क्या थे? तो जीवात्माएं भी शामिल थे। और पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनका मजार बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। क्या हुआ? मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। कब? तो 19वीं शताब्दी में समाप्त हो गया। हमने देखा है अध्याय 2 और 5 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों का समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे, मतलब जो शक्तिशाली बन रहे थे उन्हीं को बनाए जाते थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? तो भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गाड़ने से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू और कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक विचारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। क्या क्या दोस्तों? सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोग की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई,
क्या हुई, सुधरती गई दोस्तों। इन्हीं 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 स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थितियाँ या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। क्या कर दी, परिस्थितियाँ और प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, मतलब पहले छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे दोस्तों, वे ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनका प्रतिमाएं क्या हो गया, मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। मतलब पहले छान छप्पड़ वाले में उसे पूजे जाते थे, लेकिन ब्राह्मणों द्वारा इसे मान्यता प्राप्त कर दी गई, तो उनका प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। ठीक है ना, क्या करने लगी, तो स्थापित की जाने लगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, पहले ये छान छप्पर वाली थी, लेकिन अब ये मंदिरों में स्थापित कर दी गई। ठीक है ना, अब यहाँ का चित्र को आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत से इसे सजाया गया है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला का मतलब दो छतों वाले। दो चाला का मतलब क्या होता है, तो दो छतें वाले। ठीक है ना, या चौचाला का मतलब चार छतें वाली होती थी। और 5वें अध्याय में वर्णित बंगालों गुंबद को याद करें। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतें वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, मतलब चार दीवारों पर रखी जाती थी दोस्तों। ठीक है ना, उसका बाद है जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। क्या किए जाते थे, तो वर्गाकार चबूतरे पर उसे बनाए जाते थे, और उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। भीतरी भाग में क्या होती थी, कोई सजावट नहीं होती थी। लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी और टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। क्या होती थी, भीतरे में तो अंदर में नहीं सजी होती थी, लेकिन बाहर में वो मिट्टी और पट्टियों से ये बहुत अच्छी तरह से सजी होती थी। और मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में बिशुनपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। क्या की थी, तो पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, मछली भोजन के रूप में। आप देखते हैं ये मछली भोजन के रूप में क्या क्या मिलता है इसमें। परंपरागत भोजन क्या है दोस्तों, परंपरागत भोजन संबंधित आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक नदिया मैदान है। क्या है, बंगाल एक नदिया मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए यही संभावित है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। और मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख ही धंधा रहा। और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। क्या होता है, जो बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी है, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भर कर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है।
मतलब उसे क्या किया गया है, बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है और मछलियों को इसमें साफ करते हुए भी दिखलाया गया है। ठीक है ना। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। क्या कर दी? निषेध ने ये ढील दे दी। और बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, वे स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। तो आज के वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।